नमस्कार बच्चों, प्रमति हिलव्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एवरेस्ट भाग 3 अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। जलवायु अनुकूल न होने के कारण किसकी मृत्यु होती है? रसोई सहायक की मृत्यु होती है। निश्चित रूप से जब हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं बेचैनी होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी। किसके बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल होती है? ग्लेशियर, हिम नदी के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदार में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देते हैं। कौन इस अभियांत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं? डॉक्टर मीनू मेहता इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोबू तथा मैं एक साथ चढ़ रहे थे। कौन कौन एक साथ चढ़ रहे थे? रीता, गोम्बू और बचेंद्री पाल एक साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल कुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थे। कैंप 1 पर पहुंचने वाली कितने महिलाएं थी? सिर्फ 2 महिलाएं थी। वे कौन कौन थे? वे बचेंद्री पाल और रीता गोम्बू थे। अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। कैंप 4 कब लगाया गया? 29 अप्रैल को कैंप 4 लगाया गया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेन सिंह अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। जब बचेंद्री पाल बेस कैंप में रहते हैं, तब तेन सिंह अपनी सबसे छोटी बेटी डेकी, बेटी का नाम क्या है? तेन सिंह की बेटी का नाम क्या है? डेकी के साथ वो जहाँ बचेंद्री पाल रहते हैं वहाँ पर आते हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक
सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। तेनसिंग सभी लोगों को मिलकर दल में जो लोग अभियान में जो लोग हैं वो सभी लोगों के साथ मिलकर बातचीत करने के लिए तेनसिंग अपने बेटे को भी साथ लेकर आए थे। जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय यह कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया का मतलब मुझे कुछ भी इसके बारे में, पर्वतारोहण के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं पहली बार यह पर्वतारोहण के लिए आई हूँ। इस तरह बचेंद्री पाल तेनसिंग को बताते हैं। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनसिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। जब बचेंद्री पाल यह सुनाते हैं तब तेनसिंग हंसते हैं और तेनसिंग भी कहते हैं मेरे लिए भी ये पहला अभियान था, इस तरह कहते हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। जब तेनसिंग बचेंद्री पाल को देखते हैं तब तेनसिंग को ऐसा लगता है कि बचेंद्री पाल एक पक्की पर्वतीय लड़की है और ये बचेंद्री पाल पहले ही प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो आसानी से पहुंच सकती है, हिमालय आरोहण कर सकती है, इस तरह लगता है। वो बचेंद्री पाल के साथ शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं। 15 या 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्सी की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप 10 और व्यक्ति थे। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। लोब्सांग और तशारिंग किसके तंबू में थे? जहाँ बचेंद्री पाल रहते हैं उस तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। तंबुओं का मतलब कैंप। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। रात में 12-12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फों के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल कायपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जन के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस चूड़ी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देरी का सीधा अर्थ था मृत्यु। इसका मतलब थोड़ी सी देर करने के बावजूद भी क्या सांस लेने में कठिनाइयाँ महसूस होती है, तुरंत प्राण चली जा सकता था।
बड़े बड़े हिमपिंडों को मुझसे हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे होती है? दूसरा, बर्फ में हलचल क्यों होती है? तीसरा, प्रवास के दौरान 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन क्या छूता रहेगा? डॉक्टर मीनू मेहता ने किसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं? पांचवा, कर्नल कुल्लर किस बात के लिए खुश थे? छठा, कितने महिलाएं कैंप 1 तक पहुंच चुके थे? सातवां, कैंप 1 तक पहुंचने वाली महिलाओं के नाम बताइए। आठवां, कैंप 4 कब लगाया गया? 9th वन, तेनसिंग के बेटी का नाम क्या है? तेनसिंग अपने हाथ को बचेंद्री पाल के कंधे पर रखकर क्या आश्वासन देते हैं? 11th वन, बर्फ का पिंड कहाँ पर गिर गया? 12th वन, थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो फिर बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए पाठ के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।